नमस्कार बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध के कारण हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किए। अब इस क्लास में हम देखेंगे राजपूतों की पराजय के क्या कारण रहे। तो खानवा युद्ध के क्या क्या कारण रहे एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे। बाबर और सांगा दोनों ही महत्वाकांक्षी थे। हिंदू राज्य का आदर्श सांगा स्थापित करना चाहते थे। सांगा के पर बाबर ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। इस हेतु भी ये युद्ध अनिवार्य था। बाबर और सांगा दोनों के धार्मिक विद्वेष की भावना थी। सांगा के साथ अफगानों का गठबंधन बाबर के लिए असहनीय था और बयाना के प्रश्न ने युद्ध को प्रारंभ करवा दिया। बाबर और सांगा ने जो व्यूह रचना की उसमें बाबर ने फरवरी 1527 में खानवा पहुंचकर अपनी सेना की व्यूह रचना पानीपत के ढंग से की। मुगल सैनिकों की संख्या डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार 40,000 से कम न थी। सांगा ने भारतीय परंपरा के अनुसार अपनी सेना की व्यूह रचना की। उसने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त किया: अग्रगामी रक्षक, मध्य पक्ष, दाहिना और बायां पक्ष। डॉक्टर एल श्रीवास्तव बताते हैं कि उसके पास 80,000 से अधिक सेना नहीं थी। सेना में सांगा की सेना में जो दिग्गज थे या प्रमुख सेनानी थे, मेदिनी राय, रायमल, रतन सिंह, वीरमदेव, पृथ्वीराज, भारमल, हसन खां मेवाती, महमूद लोधी आदि अनेक सरदार शामिल थे। 16 मार्च 1527 को प्रातः युद्ध प्रारंभ हो गया। राजपूतों ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु वो बाबर की तोपों का सामना नहीं कर पाए और पराजित हो गए। सांगा एक तीर लगने से मूर्छित हो गए। घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। झाला अज्जा राणा के राज्य चिन्ह को धारण कर सेना का नेतृत्व किया, किंतु वो भी मारा गया। हजारों राजपूत वीर गति को प्राप्त हुए। बाबर की निर्णायक विजय हुई। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि इस युद्ध में सांगा के पास इतनी अधिक सेना थी। महत्वपूर्ण राजस्थान के शासक उसकी सेना में शामिल थे। यहाँ तक कि अफगानों ने भी उसकी सेना का नेतृत्व किया था। फिर क्या कारण रहे कि राजपूत इस युद्ध में परास्त हुए? राजपूतों की पराजय के कारण राजपूत सेना का एक नेता के अधीन संगठित न होना, बाबर द्वारा तुलुगमा पद्धति का प्रयोग, सांगा द्वारा युद्ध का संचालन, मुगलों की घुड़सवार सेना, बाबर का तोपखाना, राजपूतों में सुरक्षित सेना का अभाव, मुगलों की व्यूह रचना, राजपूतों का एक लक्ष्य न होना, सांगा को अपनी विजय पर आवश्यकता से अधिक विश्वास होना, शीलादित्य और नागौर के खानजादा द्वारा पक्ष परिवर्तन करना। तो बच्चों, ये सब कारण रहे जिसके कारण से राजपूतों की हार हुई। अब हम देखेंगे राजपूत सेना का एक नेता के अधीन संगठित न होना। राजपूत सेना राजपूत शासकों और सरदारों के अधीन थी, जिनकी स्वामी भक्ति और निष्ठा राणा की अपेक्षा अपने स्थानीय शासकों के प्रति अधिक थी। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सेना को अनुशासन में रखना बहुत ही कठिन था। इससे राजपूत सेना में युद्ध प्रणाली का आपसी तालमेल न था।
तो बच्चों, जो राजपूतों की सेना थी, अर्थात जो राणा सांगा के पास एल श्रीवास्तव बताते हैं कि 80,000 सेना थी, वो उसकी सेना नहीं थी अकेले की। विभिन्न ठिकानों से, रियासतों से और उसके अधीनस्थ सरदार की सेनाएं बुलाई जाती थी, और वो जो सैनिक रियासतों के, दरबार के या ठिकाने के या जो अधीनस्थ थे वो आते थे, वो नहीं जानते थे कि उन्हें किसके विरुद्ध लड़ना है और किसके पक्ष में लड़ना है। उनकी स्वामी भक्ति मात्र अपने सरदार के प्रति होती थी, और चूंकि अलग अलग रियासतों से सेना आती थी, इसलिए सेना में तालमेल नहीं था। किस तरह से युद्ध करना है, किस तरह से सैनिकों को परास्त करना है। इसलिए अगर राणा सांगा के नेतृत्व में सेना संगठित होती, उन्हें पहले प्रशिक्षित किया जाता, तो बाबर निश्चित तौर पे पराजित हो जाता। बाबर द्वारा तुलुगमा पद्धति का प्रयोग। बाबर ने जिस तरह से पानीपत के युद्ध में व्यूह रचना की थी और एक नई पद्धति का सैन्य संचालन में प्रयोग किया था, वो पद्धति थी तुलुगमा पद्धति। ये पद्धति उसने उज्बेकों से सीखी थी। इसके अंतर्गत एक रिजर्व दस्ता रखा जाता, इसमें बाबर अपनी पूरी सेना को एक साथ युद्ध में नहीं झोंकता था। वो सेना को विभिन्न भागों में बांटता था, फिर पहले 2 भागों को लड़ने के लिए भेजता था, और वो तुरंत आक्रमण करके शत्रु सेना को पस्त कर देते थे। और जब सैनिक थक जाते थे तो उन सैनिकों को वापस बुला लिया जाता था, और फ्रेश सेना को, जो रिजर्व दस्ता होता था, उसे भेज दिया जाता था। अर्थात एक साथ सारे सैनिक युद्ध के लिए नहीं जाते थे, कुछ रिजर्व दस्ते रखे जाते थे। तुलुगमा पद्धति बाबर के अधीन अपनी सेना को दाएं और आधी सेना को बाएं खड़ा करके शत्रु पर पीछे से वार करता था। वो छल से युद्ध करता था, और ये प्रणाली बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी। राजपूतों की पराजय का तीसरा कारण है सांगा द्वारा युद्ध का संचालन करना। बाबर ने अपनी सेना का केंद्रीय स्थान पर खड़े रहकर युद्ध का संचालन करता था। वो सीधे सामने वाले या शत्रु सेना के सामने नहीं खड़ा होता था, जबकि सांगा द्वारा अपनी सेना के हरावल में व्यवस्थित करने से शत्रु ने वार कर दिया, जिससे सांगा को जख्मी हालत में युद्ध क्षेत्र से हटाना पड़ा। अतः सांगा की अनुपस्थिति में राजपूत सैनिकों का साहस और जोश जाता रहा और वे पराजित हो गए। कि इसमें सांगा स्वयं युद्ध का संचालन करता था। शत्रु सेना को मालूम होता था कि जो है इस सेना का प्रमुख सेनापति कौन है, या सेना किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ रही है, क्योंकि जो सबसे ऊंचाई वाला स्थान होता था, अर्थात हाथी पर बैठ के सांगा ने युद्ध का संचालन किया। शत्रु सेना को मालूम था कि ये सांगा है। एक तीर लगाया, तीर लगते ही सांगा घायल हो गया। घायल होते ही सैनिकों में, राजपूतों में खलबली मच गई कि जो है राणा सांगा जख्मी हो गए हैं और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है। इसलिए सेना जोश और खरोश के साथ युद्ध नहीं लड़ पाई और वे पराजित हो गए। राजपूतों की पराजय के लिए मुगलों की घुड़सवार सेना भी उत्तरदायी है। सांगा की पराजय का एक मुख्य कारण मुगलों की घुड़सवार सेना में तेज गति और चातुर्यपूर्ण रणकौशल था। सांगा के पास अधिकांश पैदल थे, और जो घुड़सवार थे वे प्रशिक्षण के अभाव में बाबर के घुड़सवारों के सामने कमज़ोर थे। इसके अलावा राजपूत सेनाओं में हाथियों का महत्व था।
जिसका तीव्र गति से संचालन असंभव था। राजपूतों की सुरक्षित सेना का अभाव। राजपूतों के पास सुरक्षित सेना नहीं होती थी। मुगलों की तुलुगमा पद्धति का उन्हें ज्ञान नहीं था। सुल्तान सेना में भीड़ के सदृश लड़ते हुए राजपूतों पर युद्ध के उपरांत मर्मांतक प्रहार किए फलतः राजपूत सेना विचलित हो उठी थी। बाबर का तोपखाना। बाबर की तोपों के सामने राजपूतों की शूरवीरता असफल हो गई। बाबर के तोपखाने और बंदूकों के समक्ष अश्वारोहियों का सामंजस्य इतना कुशल था कि उसके सामने राणा की हाथियों, पैदल सैनिकों और तीरंदाजियों की कतारें निरर्थक सिद्ध हुई। गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि तीर गोलियों का जवाब नहीं दे पाए। राजपूतों की पराजय का अन्य कारण था मुगलों की व्यूह रचना। मुगल तुलुगमा रणनीति का पालन करते हुए आगे पीछे होने में पारंगत थे, जबकि राजपूत सैनिक बिना समझे युद्ध में कूद पड़ते थे और आगे बढ़ते जाते थे। बाबर ने अपनी बाबरनामा में लिखा कि भारतीय मरना जानते थे, लड़ना नहीं जानते थे। राजपूतों का एक लक्ष्य न होना। सांगा ने बयाना विजय के बाद फतेहपुर सीकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर लंबा मार्ग चुना। 16 फरवरी को बयाना से चलने पर 13 मार्च को वो खानवा पहुंचा। सांगा के इस अनावश्यक विलंब ने बाबर को उपयुक्त स्थान पर अपनी सेना को जमाने का पर्याप्त अवसर दिया। सांगा पर्याप्त अवसर से वंचित रह गया। यदि सांगा बयाना की विजय के तुरंत बाद आगे बढ़ जाता तो उसकी जीत निश्चित थी। सांगा को अपनी विजय पर आवश्यकता से अधिक विश्वास होना। इस युद्ध के आरंभ तक सांगा इस अटूट विश्वास में रहा कि वो शीघ्र विजय प्राप्त कर लेगा। इस भ्रांति के अंतर्गत अपने शत्रु से अपना बचाव करने और शत्रु के निर्बल अंगों पर प्रहार करने की कोई योजना या सावधानी नहीं दिखाई। सैन्य व्यवस्था अधिक होने से चित्तौड़ से बयाना तक उसकी रफ्तार भी धीमी ही रही। शीलादित्य और नागौर के खानजादा द्वारा पक्ष परिवर्तन। कर्नल टॉड, इतिहासकार हरविलास सारदा, इतिहासकार श्यामल दास आदि ये मानते थे कि युद्ध के अंतिम दौर में शीलादित्य और नागौर के खानजादा द्वारा पक्ष परिवर्तन भी सांगा की पराजय का कारण बना। जो शीलादित्य थे वो अलवर के थे और इनके पास 30 से 35 हजार घुड़सवार सैनिक थे। विपत्ति के समय इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों के पक्ष परिवर्तन का खंडन करते हुए राजपूत वृत्तांत लेखकों का सिलदी तंवर की धोखेबाजी का आक्षेप निरर्थक है, क्योंकि उसके पक्ष परिवर्तन से पहले ही सांगा की पराजय निश्चित हो चुकी थी। तो बच्चों, हमने देखा कि राजपूतों की पराजय के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण इसमें माना जाता है वो ये है कि सांगा ने समय को व्यर्थ गवाया। जब बयाना विजय के पश्चात वो सीधे खानवा पहुंचकर शत्रु सेना पर आक्रमण कर देता तो स्थितियां कुछ और हो सकती थी, क्योंकि इस समय तक मुगल सैनिक राजपूतों की वीरतापूर्वक कार्यों से
हताश हो रहे थे और उन्हें ये मालूम था राजपूत अपनी आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध हैं और जब लड़ने पर उतारू हो जाते हैं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो सांगा ने मुगलों की मानसिकता का पता नहीं लगाया और उसने उन्हें पूरी तरह से बाबर को समय दिया अपने सैनिकों को व्यवस्थित करने का, उन्हें वीरतापूर्वक कार्य करने का। तो इस तरह से राजपूतों की पराजय निश्चित हो गई।